परिवहन आयुक्त प्रवर्तन ग्वालियर अरविंद सक्सेना। शहर की सड़कों पर लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या और उससे लगने वाले जाम से इन दिनों शहरवासी खासा परेशान है। इसके अलावा शहर के इंटीरियर क्षेत्रों में चलने वाली डग्गामार बसों के ऑपरेटर द्वारा तय किए गए किराए से अधिक वसूली को लेकर भी आमजन बेहद परेशान है। वे अपनी परेशानी लेकर जाए तो कहां जाएं? शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से कैसे मुक्ति मिले? इन सभी परेशानियों को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के समक्ष जी न्यूज़ 24 ने एक छोटी सी मुलाकात के दौरान रखा तो उन्होंने जी न्यूज़ 24 को आश्वस्त करते हुए कहा कि इन सभी समस्याओं पर वह विशेष तौर से गौर कर शहरवासियों को शीघ्र ही इन परेशानियों से छुटकारा दिलवाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तत्परता से कार्य किया जाएगा। प्रस्तुत है इस मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार व्यूअर्स, जी न्यूज़ 24 आपकी बेसिक समस्याओं को लेकर के आज हमारे परिवहन अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये है कि जो ग्रामीण एरिया हैं उनमें जो बसेस चलती हैं उन बसेस के द्वारा किराया किलोमीटर के हिसाब से वैसे तो तय किया गया है आरटीओ ग्वालियर की तरफ से, लेकिन वे अपनी मर्जी का किराया वसूल करते हैं। तो इस बारे में चर्चा करते हैं। सर, यहाँ जो सिटीज़ की बसेस चलती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मुरैना है, भिंड है, दतिया है, आपका डबरा है या चिनौर है, तो कितना किराया होना चाहिए मिनिमम? जैसे आपने जो यहाँ से क्राइटेरिया तय कर रखा होगा एक। देखिए, इसमें जो मध्य प्रदेश शासन ने स्पष्ट रूप से ₹1.25 प्रति किलोमीटर जो है वो किराया निर्धारित करके रखा है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये सामान्य बसों के लिए है। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें यदि हमारे नागरिकगण या यात्रीगण डीलक्स बसें, फिर डीलक्स बसों के बाद जो है स्लीपर कोच, या इसके बाद फिर जो है वातानुकूलित बसें, या फिर वातानुकूलित सुपर डीलक्स एसी कोच, इसको यदि रिफ़र करते हैं तो उस अनुपात में जो है किराए में वृद्धि की जा सकती है, जो कि क्रमशः 10, 20, 40, 50 और 70% रहती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम एक सामान्य अच्छी बस में जब ट्रैवल करते हैं तो किराया मतलब जो है अपने को ₹1.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही देना है और मिनिमम 7 किलोमीटर्स का देना ही है। तो मेरा इसमें यही सबमिशन है कि यदि कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि बस की जो कैटेगरी है वो सामान्य है और उसके बाद भी लग रहा है कि ₹1.25 प्रति किलोमीटर की मान से अधिक किराया कहीं किसी को देना पड़ रहा है, तो वो निश्चित रूप से उसको आरटीओ जो संबंधित हैं, जहाँ से बस ओरिजिनेट होती है, जहाँ से बस प्रारंभ होती है, उनको इस विषय में मतलब जानकारी देनी चाहिए। हमारे यहाँ सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार के जो हमारे जो नियम हैं उनका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। कई बसेस सर ऐसी हैं जो इंटीरियर के लिए चलती हैं कि उनमें फर्स्ट एड तक नहीं उपलब्ध होती है, खिड़कियों में ग्लासेस नहीं होते हैं। मतलब स्थिति इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 10 किलोमीटर का सफ़र भी कर लें तो आपकी पूरी बॉडी हिलने लग जाए। तो ऐसी बसेस के लिए क्या प्रावधान है इसमें? देखिए, जब परमिट ग्रांट किए जाते हैं उसमें जो आरटीए अथॉरिटी रहती है, अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बसें मूव कर रही हैं या एक राज्य से दूसरे ज़िले में मूव कर रही हैं तो एसटी अथॉरिटी है। तो जो परमिट की शर्तों में ये सारे बिंदु लिखे रहते हैं कि फ़र्स्ट एड बॉक्स रखा जाना है, उसमें हमको इस प्रकार की व्यवस्था उसमें रखनी है कि डबल डोर हो जिससे कि यात्रियों को सुविधा रहे आने जाने में दोनों स्थितियों में। इसके अतिरिक्त जो है जो स्पीड गवर्नर्स हैं जिसके द्वारा बस की एक गति है उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, उस पर नियंत्रण रहे, सवारी क्षमता कितनी है ये सब लिखा रहता है। तो संपूर्ण विवरण के आधार पे ही मतलब जो है और संपूर्ण शर्तों के आधार पे ही परमिट ग्रांट किए जाते हैं। और यदि परमिटों की शर्तों का कहीं ओमिशन या उल्लंघन होता है तो उसमें जो है कठोर दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान, और यहाँ तक कि यदि ये रिपीटेडली होता है तो सुनवाई का अवसर देके परमिट तक जो है बस का निरस्त करने का प्रावधान है। बस इसमें लोगों को आना पड़ेगा आगे और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा जो संबंधित परमिट ग्रांटिंग अथॉरिटी है उनको। जो हमारे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं सिटी के बाहर हैं, वो बसें इतनी लंबी चौड़ी हैं कि जब शहर में जब 1 और 2 के बीच में जब छुट्टी होती है स्कूलों की तो पूरा शहर लगभग एक जैसा हो जाता है, जाम सा लग जाता है। ऐसी बसेस को क्या शहर के अंदर अलाउ किया जाना आवश्यक है या छोटी बसेस जिनको यूज में लाना चाहिए? ये एक जनरल चर्चा है सर। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो रिट पिटीशन क्रमांक 13029/85 है, इसमें एक 16 दिसंबर 1997 में एक निर्णय दिया था जिसमें कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की गई थी कि एक स्कूल बस
चाहे वो स्कूल के स्वामित्व की हो, चाहे स्कूल ने किराए पर अनुबंधित करके रखी हो, उसमें क्या क्या आवश्यकताएं मतलब जो है स्कूल को सुनिश्चित करनी पड़ेंगी। इसके अतिरिक्त जो CBSE है उसने भी एक सर्कुलर 23 फरवरी 2017 में जारी किया है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उसने भी जो है कुछ मापदंड इसमें जारी किए हैं कि किस आधार पर स्कूल बसों को मेंटेन किया जाना चाहिए। तो अभी व्यापक चेकिंग अभियान हमने 2-3 महीने से चला रखा है, जिसमें हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स हैं, सैद्धांतिक मापदंड हैं स्कूल बसों के, उसमें हम बसों का मूवमेंट जो है स्कूल बसों का वो सुनिश्चित करवाएं। और जैसा कि आपने बताया कि कई बार ये स्थिति बनती है कि स्कूल छूटने के टाइमिंग्स के समय काफ़ी कियोस होता है, तो इस विषय में जो स्थानीय यातायात व्यवस्था के जो मूल रूप से जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके हम प्रयास काफ़ी देखते भी हैं, और काफ़ी पॉइंट्स मैंने देखे, खासकर ग्वालियर पुलिस के इस विषय में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उन्होंने स्कूल छूटने के टाइम जो कियोस और होता है कई जो जंक्शंस हैं उसके ऊपर, तो वहाँ पर उनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने ट्रैफिक के देखे जो कि स्कूल की बसों को रेगुलेट करते हुए देखे हैं। तो इस प्रकार से सभी जो एजेंसियां हैं इन्फोर्सिंग, चाहे वो पुलिस हो चाहे परिवहन की, उनके ये प्रयास रहते हैं कि जो स्कूल बसेस हैं वो निर्धारित मापदंड के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त स्कूल के समय जब छूटने के बाद बच्चे उसमें अपने घरों की तरफ जाते हैं या स्कूल लगने के समय आते हैं उसमें, तो किसी प्रकार का मतलब ट्रैफिक कंजेशन निर्मित ना हो, इसके लिए भी जो पुलिस और जो परिवहन के अधिकारी निरंतर तत्पर रहते हैं और इसके लिए पॉइंट्सों को सुनिश्चित करते हैं ऐसे स्थानों पर जहाँ कंजेशंस होते हैं। वाहनों की संख्या एकाएक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मेले से परचेज करते हैं और वही वाहन फिर सड़क पे आते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। लेकिन वाहन तो बढ़ रहे हैं, सड़कें हमारी वहीं की वहीं हैं, जो सड़कें हैं वो भी सिकुड़ती जा रही हैं। रीज़न, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, हाई कोर्ट चौराहा इंदरगंज को ले लीजिए आप, तो वहाँ डबल रोड है, लेकिन डबल रोड पर एक साइड में तो पूरी वाहन पार्क हो जाते हैं, केवल 7 या 8 मीटर का एरिया जो बचता है वो गाड़ी चलने के लिए होता है। वही स्थिति आप मुरार में ले लीजिए, या आप क्या बोलते हैं राजीव प्लाजा के सामने ले लीजिए, मतलब सिंगल गाड़ी बमुश्किल निकल पाती है रोड पे। तो क्या रूल्स होने चाहिए कि वाहनों की संख्या नियंत्रित रहे सिटी में, क्योंकि सिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता। सिटी को या तो फैला सकते हैं हम इंटीरियर एरिया में, भैया विकसित आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो हार्ट है सिटी का, जो मेन सिटी है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, मकानों में भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, या जैसे तैसे सड़कें चौड़ी होती भी हैं तो वो जो सड़क खाली हुई है उसको पार्किंग के तौर पर कन्वर्ट हो जाती है। वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखिए, जो जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म की गई हैं, इसमें जो माननीय कलेक्टर रहते हैं ज़िले के, उनके अध्यक्षता में जो विभिन्न इन्फोर्सिंग एजेंसियां हैं, जैसे इंजीनियरिंग संबंधित एजेंसी, पुलिस, परिवहन, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो लोग निरंतर भाग लेते हैं। और इसके अलावा 3 महीने में भी एक विशेष बैठक होती है जो माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में होती है। तो सभी बैठकों में इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाता है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पार्किंग स्लॉट्स के रूप में विकसित किए जाते हैं, कौन से ऐसे मार्ग हैं जो कि पर्टिकुलर आवर्स में एकांगी घोषित किया जाना है, कौन से ऐसे वाहन हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं और उसके बाद भी यदि सिटी में उनका मूवमेंट है तो इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई हो, ये भी डिसाइड किया जाता है। इसके अतिरिक्त किस प्रकार से मतलब जो है बसों के रूटों को संयोजित किया जाए जिससे यात्रियों को लाभ भी पहुँचे, यानी उनको मूवमेंट के साधन भी मिल सकें पीक आवर्स में, और कंजेशंस की स्थिति ना हो, और ऐसी व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता ना हो जिससे कोई नगर में अशांति भंग होने की स्थिति आए। समग्र बिंदुओं पर बहुत गहनता से विचार किया जाता है, और इसमें इस बिंदुओं को रखकर उनके निदान भी सोचे जाते हैं। तो इसके विषय में जो है शासन काफ़ी सेंसिटिव है। रेगुलर जो है रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे 2 बार ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जिसमें एक बार भौतिक रूप से सभी इकट्ठे होते हैं, और सेकेंडली जो वर्चुअल जो मीटिंग है उसके माध्यम से चर्चा होती है, और सभी गंभीर विषयों पे यातायात की चर्चा होती है, जिसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, इसके अलावा इंजीनियरिंग की एजेंसियां, शैक्षणिक विभाग में किस प्रकार से मतलब लोगों को एजुकेट करके यातायात के नियमों को मानने के लिए उनको सिखाया जाए, तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके बाद आपस में चर्चा करके विचार विमर्श करके इस शहर की यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु प्रयास करते हैं, जो निरंतर ग्वालियर में भी में बहुत रेगुलर हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से
अभी कई बार मैंने यहाँ पे मूवमेंट हुआ, कुछ बैठ के हमारी हुई पुलिस विभाग के साथ, जिसमें उन्होंने काफ़ी ध्यान इस विषय पे दिया कि कुछ पर्टिकुलर रूट्स बहुत कंजेशंस था, जैसे ऑटो का, तो सारे लोगों की बैठक लेकर उसको इस प्रकार से विस्तारित किया जिससे कंजेशन कम हो, उनके लिए सुविधाजनक पार्किंग काफ़ी संख्या में विकसित की गई, कुछ मार्गों को कुछ पर्टिकुलर आवर्स में एकांगी किया गया। तो ये निश्चित रूप से परिणाम है जो लगातार मॉनिटरिंग जो ग्वालियर स्तर की, जिला स्तर की जो रोड सेफ्टी कमेटी है और उनके द्वारा की जा रही है। तो कुल मिला के समस्त रूप से समस्त जिलों में हमारे प्रयास रहते हैं कि अपने आरटीओ के माध्यम से हम ऐसे विषयों को डिस्कस कराएं जहां पे सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। हमेशा यह ध्यान रखें कि किसी भी ट्रैफिक व्यवस्था को, किसी भी परिवहन व्यवस्था को 4 ई मजबूत करते हैं। पहला तो जो है ई है वो बहुत क्लियर है कि हम एजुकेशन के माध्यम से लोगों में यातायात के नियमों को पालन करने के लिए जागरूकता उनमें पैदा करें। सेकंड फिर है इंजीनियरिंग। जब तक कि रोड इंजीनियरिंग, जैसा कि आपने बताया कि बहुत से मार्ग अब बहुत कम क्षेत्र के रह गए, उनमें वाहन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कैसे वाहनों को फिर अन्य रूटों पर डाला जाए, तो जो सेकंड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है उस पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और थर्ड जो है बहुत मेजर एस्पेक्ट है वो इन्फोर्समेंट आता है कि जब हम लोगों को सिखाते हैं, जागृत करते हैं शिक्षा के द्वारा, या फिर सेकंड हम इंजीनियरिंग भी अप्रूव कर देते हैं और उसके बाद भी लोग नहीं मानते, तो उसके बाद इन्फोर्समेंट यानी जो मोटरयान अधिनियम वगैरह हैं और अन्य नियम हैं उनका फिर पालन कराना, कि जो लोग वायलेशन कर रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस और परिवहन स्तर पर जो है कार्रवाइयों के प्रावधान, इसको इन्फोर्समेंट कहते हैं। और चौथा एक इमरजेंसी भी है जिसमें किस प्रकार से कई बार दुर्घटनाएं हो गई, तुरंत मतलब नहीं तो जाम की स्थिति बन जाती है, तो तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करके, जैसे आपने देखा होगा कि कई समय डायल 100 के माध्यम से जो 108 वगैरह को एक्टिवेट कराते हैं लोग, अन्य ऐसी मतलब जो चिकित्सक एम्बुलेंस हैं जिसके माध्यम से तुरंत पिक करा के उनको अस्पताल भेजना। तो चौथा ई है वो जो इमरजेंसी से जुड़ा हुआ, जो मेडिकल चिकित्सा के लिए 1 घंटे के अंदर कोशिश की जाती है कि घायल व्यक्ति को मैक्सिमम मेडिकल उपचार मिल जाए, और उसके लिए गोल्डन आवर कहते हैं। स्वर्णिम 1 घंटा रहता है, यदि व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यदि इलाज 1 घंटे के अंदर मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। तो इन सभी बिंदुओं पर समेकित रूप से हम मध्य प्रदेश शासन के सभी विभाग आपस में चर्चा करके, मीटिंग्स के द्वारा एक दूसरे से विचार विमर्श करके सुधार का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जनता से भी अपील है कि वो भी इस विषय में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे, क्योंकि जहाँ तक सुरक्षा का विषय है वो न केवल हमारा विषय है बल्कि हमारे जो जन समुदाय है जिनकी हमें सबसे अधिक चिंता है, उनकी व्यक्तिगत चिंता का भी विषय है, क्योंकि उन पे भी बहुत लोग आधारित हैं, जो उन पे भी डिपेंड हैं, तो उनको भी स्वयं मतलब नियमों का पालन करना है। और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम भी नियमों का पालन कराएं और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सुविधाजनक स्थितियाँ बनाएं जिसमें उनका भी जो मूवमेंट है ट्रैफिक में वो सहज, सरल और सुगम बन सके।